अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नोआ सक्सेस सीरीज़ 2021। मैं हूं आपकी होस्ट पलवशा सईद। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टार मोहम्मद नौमान मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2021 के इम्तिहान को पास करके पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की। नौमान का ताल्लुक पंजाब से है और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 33 और पंजाब में 27 पोजीशन हासिल की है। आइए नौमान से उनकी कामयाबी के इस सफ़र की कुछ रुदात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। कैसा लग रहा है? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। द होल CSS जर्नी वाज वंडरफुल और बहुत कुछ इसमें मुझे सीखने को मिला। ऑल्दो ये एक शॉर्ट जर्नी थी कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ इसमें जो है वो मुझे नया सीखने को मिला। अच्छा, तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हुई, इतनी ज़बरदस्त ग्रुप में, तो इस पे कैसा लग रहा है? पुलिस जो थी वो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। और मैं चाहता था, वैसे तो मेरी पहली प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि इफ़ आई गेट एन एलोकेशन इन टॉप 3 तो फिर मैं उस पर बहुत सेटिस्फाइड होऊंगा। इनफैक्ट किसी भी ग्रुप में एलोकेशन होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मेरे लिए पुलिस की एलोकेशन डज रियली मीन अ लॉट टू मी। अच्छा, तो जब आपकी एलोकेशन पुलिस में हुई या इससे पहले जब आपने रिटन पास कर लिया, तो इंटरव्यू पास कर लिया, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और ख़ुद आपका क्या रिएक्शन था? फैमिली का जो रिएक्शन था वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो आई वाज ऑन माय वे टू होम, ऑफिस से मैं वापस घर जा रहा था और जो फैमिली का रिएक्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली माय पेरेंट्स, मेरी मदर और मेरे फादर बहुत खुश थे और मेरे सिबलिंग्स जो थे उन्होंने एक ग्रुप कॉल की, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर ओवरसीज़। तो फिर उन्होंने एक ग्रुप कॉल में मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनके एक्सप्रेशंस और उनकी खुशी जो थी वो मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट है इनफैक्ट। अच्छा, तो हमारे देखने वालों को अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। एजुकेशन मेरी सारी इस्लामाबाद से है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो सिद्दीक पब्लिक स्कूल रावलपिंडी से की है। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्री इंजीनियरिंग की पंजाब कॉलेज से, और उसके बाद जो मेरी डिग्री है वो बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है जो मैंने नस्ट इस्लामाबाद से की। तो उसके बाद फैमिली जो है मेरी, मोस्ट ऑफ दैम माय फैमिली इज़ क्वाइट एजुकेटेड। मेरे सिबलिंग्स जो हैं उनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, लेकिन नन ऑफ देम हैज़ एवर एस्पायर्ड टू बी अ सिविल सर्वेंट। तो मैं पहला था अपनी फैमिली में जिसने इस फील्ड को ऑप्ट किया। मेरे ऊपर कोई फैमिली से प्रेशर ऐसा सच नहीं था, सिर्फ इस वजह से मैंने इस फील्ड को ऑप्ट किया कि सोसाइटी में इस फील्ड से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है इस जॉब में, तो इस वजह से फिर मैंने इस फील्ड को ऑप्ट किया। ठीक है, तो आपने कहा कि अपनी फैमिली के पहले सिविल सर्वेंट थे, तो जैसे आपने कहा कि सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है इसकी, तो आपको मोटिवेशन ये देख के मिला कि मतलब आप, क्योंकि आपने बताया कि आप सिविल इंजीनियर हैं और मैंने देखा है मेजॉरिटी लोगों को जो अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं या किसी भी और फील्ड से ताल्लुक़ रख रहे हैं, लेकिन उनको ना एक क्रेज़ है, कोई चार्म है कि सिविल सर्विस में आना है और CSS देना है, तो ये क्या कहानी है? बिल्कुल ऐसे ही है। सोसाइटी इस फील्ड को बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लैमराइज करती है कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो फील्ड समझी जाती है हमारी सोसाइटी में। तो मुझे मोटिवेशन बेसिकली यहाँ से मिली कि वंस आई वाज इन माय लाइब्रेरी ऑफ नस्ट, तो मैंने कुछ मैगजीन्स वहाँ पे पढ़े हुए थे CSS के, वो मैंने उनको गो थ्रू किया। वहाँ से मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिला कि CSS बेसिकली है क्या, क्या इसकी एलोकेशन के ग्रुप्स क्या हैं और क्या इसमें हमें जो है वो सीखने को मिलता है। तो मैंने वहाँ से बेसिकली स्टार्ट किया। तो जो एक्सपीरियंस मुझे उन मैगजीन्स को देख के मिला वो ये था कि CSS इज़ क्वाइट मल्टी डायमेंशनल, यानी जो चीज़ें मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में की हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ट्राई दी जाए ग्रेजुएट होने के बाद। ठीक है, आपने कहा कि आपको लगा कि CSS डिफरेंट था, तो मुझे ये बताइए नौमान कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड एन एग्ज़ाम वी यूज्ड टू टेक थ्रू आउट आवर एकेडमिक लाइफ? अपनी एकेडमिक लाइफ में हम जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं। उनमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने कोई एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ स्टडी जो है उसको फॉलो करना है, कोई एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ सिलेबस है जो एक ही डोमेन से रिलेटेड हमने उसको सिर्फ जो है वो पढ़ना है। जबकि CSS जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है। आपने 12 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। यू हैव टू बी क्वाइट मल्टी डायमेंशनल कि आप उसको फिर क्लियर कर सकें। तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। यू गेट टू नो अबाउट योर कंट्री, यू गेट टू नो अबाउट इंटरनेशनल एंड करंट अफेयर्स, और उसके अलावा आपको कुछ ऐसे नए सब्जेक्ट सीखने को मिलते हैं जो आपको अपनी बैचलर्स में, अपनी इंटरमीडिएट में, अपनी स्कूलिंग में नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, अच्छा, और हमारे देखने वालों को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। मेरे ऑप्शनल्स जो थे वो पॉलिटिकल साइंस, US हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी,
और जेंडर स्टडीज़ और पंजाबी मैंने ऑप्ट किया था। अच्छा, और जैसे आपने अपने ऑप्शनल्स का स्कोर बताया, आपका मतलब सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर है, और आपने जो है सबसे ज़्यादा स्कोर क्रिमिनोलॉजी में 76 है आपका हाईएस्ट स्कोर है, और बाकी भी ओवरऑल पोल साइंस आपने 118 लिए, यूएस हिस्ट्री में 67, जेंडर स्टडी में 62 और पंजाबी में 74, मतलब अच्छा स्कोर है हर सब्जेक्ट पे। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, किस तरह से पढ़ाई की आपने? मैंने बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट तैयारी की। एक जो अननेचुरल चीज़ है कि मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी अपने थ्रू आउट CSS की जर्नी में। मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, और उसका नुकसान मुझे हुआ इंटरव्यू के टाइम पे। लेकिन रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं था, मैंने अगस्त के मिड में स्टार्ट की और मेरे पास 6 मंथ्स थे, मैंने इसको प्रिपेयर करना था। तो बुक रीडिंग का, रेफरेंस मटीरियल को पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। मुझे बहुत प्रिसाइज नोट्स चाहिए थे जिनको मैं बाद में प्रिपेयर करके तो CSS दे सकूँ। तो मैंने बहुत टू द पॉइंट तैयारी की, और उसके अलावा मैंने हर मंथ का अपना एक टाइम टेबल बनाया जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं टारगेट्स रखूं अपने, जो जितने भी महीने के जितने भी दिन हैं उनको मैं डिवाइड करूं हर सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी हर सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन दे दूं, और उसके बाद जो टारगेट्स मैं सेट करूं कि इतने टॉपिक्स मैंने इन दिनों में कवर करने हैं, उनको मैं उसी के मुताबिक कवर करके तो फिर चलूं। तो इस तरह छोटे टारगेट्स, बड़े टारगेट्स रख के तो मैंने जो है वो पूरे सिलेबस को कवर किया। अच्छा, मतलब आपने बताया कि आपने बुक्स नहीं पढ़ी और मतलब ऐसे नोट्स बनाए, या मतलब नोट्स से पढ़ा और टारगेट्स बनाए। और CSS के बारे में तो बड़ी ये मिथ है कि भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, बड़ी किताबें छाननी पड़ती हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में आप इसको गलत साबित कर रहे हैं कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बुक रीडिंग का और बहुत ज़्यादा जो रेफरेंस मटेरियल है उसको पढ़ने का ऑब्वियसली फ़ायदा होता है, स्पेशली इन योर इंटरव्यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होता है। लेकिन रिटन में तो आपने हाईएस्ट, मतलब इतना अच्छा स्कोर किया है सब में। हाँ, लेकिन रिटन में ये है कि उसका स्मार्ट तरीका ये है कि आप पास पेपर्स को एनालाइज करें। उसके अलावा जो टॉपिक्स आपने बुक से कवर करने, एक पूरी बुक पढ़ने से बेहतर है कि आपको यूट्यूब की वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड देखें, कोई 2-3 आर्टिकल्स देखें और उससे रिलेटेड अपने नोट्स बना लें। ठीक है, क्योंकि CSS में एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें आपने यू कैन नॉट राइट 10 to 15 पेजेस, आपने लिखने हैं 7 to 8 पेजेस मैक्सिमम, या 5 to 6। तो उसके लिए बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज चाहिए, और उसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो क्रिस्प नॉलेज लें यूट्यूब की वीडियोस से। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब के, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, आप उनको लाजमी फॉलो करें, और उनसे रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स जितने भी करंट हैं आप वहाँ से प्रिपेयर करें। ठीक है, और करंट अफेयर्स के बारे में कहा जाता है कि आपको रोज़ाना अखबार भी पढ़ना चाहिए, और मतलब तो आप कैसे अखबार पढ़ते थे, मतलब ओपिनियन पढ़ते थे डेली? न्यूज़पेपर रीडिंग का तरीका ये था मेरा कि मैं ओपिनियन और एडिटोरियल के जो पोर्शंस थे, जो रिलेटेड आर्टिकल्स होते थे, जिनका मुझे लग रहा होता था कि ये CSS में मुझे फ़ायदा देंगे, तो उनको मैं कंप्लीट पढ़ता था, और उसके अलावा मैं बाकी हेडलाइंस पढ़ लेता था। उसका पर्पज़ ये होता था कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो नोट कर लूँ, और उनको मैं अपने रूम में, मैंने एक चार्ट लगाया हुआ था, उसके ऊपर मैं उनको नोट डाउन कर लेता था, और टाइम टू टाइम उसको गो थ्रू कर लेता था ताकि मेरे माइंड में वो चीज़ रिफ्रेश हो जाए। तो हेडलाइंस वर बेसिकली टू लर्न सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसके अलावा ओपिनियन बनाने के लिए एडिटोरियल्स वगैरह पढ़े जाते थे। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ CSS के मैगजीन्स भी फॉलो किए, उन वहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे, तो वो भी मैं कर लेता। ठीक है, नोमान आपका एस्से में क्या स्कोर था? एस्से में मेरा 42 था। ठीक है, और एस्से को भी क्योंकि बड़ी बला समझा जाता है, और सबसे ज़्यादा एस्से से मेरे ख्याल में डराया जाता है, तो आपने एस्से को, मतलब आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आपने एस्से में क्या स्ट्रक्चर रखा, कौन सा एस्से जो है टॉपिक कौन सा चूज़ किया था आपने? मैंने जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर स्लोगन वो वाला टॉपिक चूज़ किया था, और ये भी एक अननेचुरल चीज़ है कि मैंने एस्से को सबसे कम टाइम दिया। एस्से और पंजाबी 2 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको मेरा सबसे कम टाइम लगा, और प्रेसी भी चूँकि इंग्लिश के साथ ही था, तो इंग्लिश और पंजाबी को मैंने सबसे कम टाइम दिया। उसके लिए आई एम थैंकफुल टू माई स्कूल एंड माई कॉलेज के वहाँ पे जो मेरे इंग्लिश के टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश के ऐसे में जो चीज़ बेसिक चेक की जाती है वो आपका स्ट्रक्चर है, आपकी ग्रामर है, आपकी कोहेरेंस है, और उसके बाद आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स और वो सारा नॉलेज आता है। तो वो चीज़ जो है वो मेरी स्कूल और कॉलेज में काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन हुई थी, मुझे उसको सिर्फ रिफ्रेश करना था। राइटिंग स्किल्स अच्छी थी आपकी? हाँ, राइटिंग स्किल्स सेटिस्फैक्ट्री थी। जो मैंने पहला ऐसे अपना चेक करवाया था उसमें आई गॉट फेल्ड ऑन 39, और उसके बाद फिर मैंने जितने भी ऐसे चेक करवाए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं पास हो गया। तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि ऐसे इज़ नॉट माई वीक पार्ट। ठीक है। तो इसी तरह फिर मैंने जो इंग्लिश की प्रेसी और कॉम्पोजिशन थी वो भी, चूँकि हम स्कूल में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे थे और उसमें मुझे थोड़ा बहुत वो चीज़ अच्छी आती थी, तो इस वजह से फिर मैंने वो भी, उस पर भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अच्छा, और ऐसे में आपने बताया कि मतलब ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, या स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की वोकैबुलरी भी होनी चाहिए, तो क्या वोकैबुलरी का अच्छा होना भी ज़रूरी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता।
क्योंकि वोकेबलरी जो है ना वो ऐसे में चेक नहीं होती। ऐसे में आपका स्ट्रक्चर चेक होता है, आपकी टॉपिक से रेलेवेंस चेक होती है, और टॉपिक से रिलेटेड आप कितना कोहेरेंट तरीके से कैसे को लिखते हैं विदाउट मेकिंग एनी ग्रामर मिस्टेक्स और सारा कुछ, तो वो चीज़ चेक होती है। और वोकेबलरी मेरी तो बहुत ज़्यादा सिंपल थी थ्रू आउट माई इंग्लिश। मैंने कोई जो मेरा सबसे बुरा पार्ट पेपर में अटेम्प्ट हुआ था वो प्रेसी के जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे वो थे, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की क्योंकि मैंने वोकैबुलरी प्रिपेयर नहीं की हुई थी। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सिंपल थी थ्रू आउट। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा? कंपल्सरीज में पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो था ना वो मेरे लिए टफ़ था, क्योंकि वो चीज़ मैंने मेरी डिग्री से बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट थी, वो चीज़ मैंने नए तरीके से तैयार करनी थी, तो इस वजह से वो चीज़ मुझे प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और ये है कि बहरहाल आफ्टर एन एफर्ट ऑफ 1 or 2 months में फिर उसको कोप अप करने में कामयाब हो गया। अच्छा, और नुमान मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आपने एसेस तो अपने चेक कराए थे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपने इवैल्यूएशन कराई थी, असाइनमेंट्स वगैरह चेक कराई थी कि नहीं कराई थी? बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैंने एवेलुएशन करवाई थी, इंडिविजुअल क्वेश्चंस में। मेरी जो टेक्निक थी वो ये थी कि मैं 20 मार्क्स का अगर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसको मैं प्रॉपरली 35 to 40 मिनट्स के टाइम में खुद करके अटैम्प्ट करके और फिर उसकी एवेलुएशन करवाता था, ताकि मेरी टाइम मैनेजमेंट और जो मेरी राइटिंग स्किल्स हैं वो एक साथ मैनेज हो। ठीक है, और नोट्स टेकिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? बहुत से लोग होते हैं जो पहले डिटेल नोट्स बनाते हैं एग्जाम्स के लिए, कोई शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, आपने नोट्स कैसे बनाए थे अपने? मैंने एक ही नोट्स का सेट रखा था जो मैंने स्टार्ट में बनाया ऑनलाइन लेक्चर्स से या फिर यूट्यूब की वीडियो से या फिर आर्टिकल्स को देख के जो मैंने टॉपिक्स कवर किए उनके नोट्स बनाए, उनको मैंने एक दफ़ा ही बनाया और उसके बाद उनमें ही एडिशंस की। कोई मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, कोई मैंने 1 पेजेस या 2 पेजेस इस तरह कोई चीज़ नहीं की। वही जो मेरे नोट्स थे उन्हीं को मैंने आखिरी टाइम पे रिवाइज़ किया था। ठीक है, और पेपर अटेम्प्टेशन कहा जाता है कि सीएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेशक आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली हों, लेकिन अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो आप हमारे देखने वालों को पेपर अटेम्प्टेशन के बारे में, स्पेशली आपकी पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक क्या थी, क्या बताएंगे? पेपर अटेम्प्ट करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप जो थ्रू आउट योर CSS जर्नी जो आप चीज़ प्रिपेयर करते हैं ना, दैट इज़ ओनली द 50% पार्ट ऑफ योर CSS जर्नी, और बाकी जो 50% है वो है जो आपने वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और वहाँ पे अगर आप प्रेशर को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते जो वहाँ पे आपके ऊपर आ रहा होता है, जब सारे लोग एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और आपने जो है वो उस टाइम पीरियड में अपना बेस्ट डिलीवर करना है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे आपने विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर अपना बेस्ट देना होता है। तो प्रेशर कैसे नहीं लेना, ये भी प्रेशर कैसे नहीं लेना, वो ये है कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है। मैं अब उसके लिए मैं ये करता था कि मैं जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था इवेल्युएशन के लिए, उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, तो आप उसको जो टाइम आपको CSS में मिलना है आप उतना ही उसको एक्चुअल जो है वो अपनी इवेल्युएशन के टाइम पे भी दें। 20 मार्क्स के क्वेश्चन को जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 35 मिनट से ज़्यादा ना दें। जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको विदिन 2.5 या 2.75 आवर्स आप उसको कंप्लीट करें। तो इस तरह आपको वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, और आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ फैक्ट बुक पे बनाई थी कोई, मतलब साथ साथ कंटेंट इकट्ठा करते रहे थे या बस वही नोट्स उन्हीं को पढ़ा था और अपने नोट्स बनाए थे? फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए थे अपने नोट्स में, और उसके अलावा फैक्ट बुक आप कहेंगे उस चीज़ को कि जो मैंने अपने रूम में एक चार्ट पेस्ट किया हुआ था, उसमें मैंने कोटेशंस, उसमें मैंने वो सारे इवेंट्स और जो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो सारे मैंने पेस्ट किए हुए थे और उनको मैं रेगुलरली गो थ्रू कर लेता था। अच्छा, और नुमान आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? मतलब कहते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है और 8 घंटे पढ़ते हैं कुछ लोग 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरी जो तैयारी थी वो 6 मंथ्स में हुई और डेली मैं कहूँगा एवरेज 5 to 6 आवर्स। ठीक है, तो मतलब 5 to 6 आवर्स काफ़ी हैं अगर आप 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जॉब भी थी, आपने बताया कि आप साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो उसके साथ फिर आप मैनेज कर लिया आपने? CSS की अब जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मैंने थ्रू आउट जॉब नहीं की, थोड़ा सा टाइम पीरियड की थी और उसके बाद फिर छोड़ दी थी। अच्छा। यानी मैक्सिमम जो टाइम था CSS का वो मैंने उसको ही उसी की प्रिपरेशन को दिया, लेकिन मैं घर पे होता था सारा दिन, लेकिन फिर भी मैं पूरा टाइम पढ़ नहीं रहा होता था। मैक्सिमम मैं 5 to 6 आवर्स पढ़ता था। अच्छा। वो भी आखिरी महीने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो तभी मैंने 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा जो अटेंशन स्पैन है पढ़ने के लिए वो बहुत कम है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये इनफ है, लेकिन इससे ज़्यादा जितना बंदा मैक्सिमम दे सके, लेकिन उसके लिए टेक्निक है कि आप जितना टाइम पढ़ रहे हैं वो आप उसमें फुल इन्वॉल्व होके तो उसको स्मार्टली जो है वो यूटिलाइज करें। ठीक है, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अटेंशन स्पैन की मैं बात करूँगी। आजकल के दौर में ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको, आपके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, कभी कभी वो भी आ जाते हैं बिन बुलाए मेहमान बन के, सोशल मीडिया है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फोकस्ड कैसे रहना है, आप क्या टिप्स देंगे हमारे देखने वालों को कि किस तरह से आपने पढ़ाई के दौरान फोकस्ड रहना है?
अब फ्रेंड्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, मैं तो ये कहता हूँ कि फ्रेंड्स को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है सीएसएस के दौरान। आपका फोकस जिस चीज़ से डाइवर्ट हो रहा है उसका आप ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो आप उसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट होंगे। जैसे अब सोशल मीडिया है तो आपने अगर दिन में यूज़ करना आप थोड़ा बहुत कर लें, उसको ज़्यादा उस पर ना करें। अब मेरे जो दोस्त थे वो रेगुलरली मुझे विजिट करते थे, मैं सीएसएस की जर्नी में उनकी तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन मेरे दोस्त लाजमी आते थे और वो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम होता था। उसकी वजह ये है कि हम अब मुझे हफ्ता 10 दिन हो गए हैं मैंने जो है वो रेगुलरली पढ़ा है और उसके बाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है पढ़ाई का, तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हूँ मैं और उसके बाद थोड़ा सा एंजॉय करूँ। तो वो मेरे दोस्त जब आते थे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे मोमेंट्स होते थे और उनके साथ मैं डिस्कस करता था, वो मुझे कुछ ऐसी टिप्स देते थे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते थे, जिसकी वजह से मेरी तैयारी में मुझे बहुत हेल्प हुई। अच्छा, अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। आप मुझे हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपका इंटरव्यू में क्या स्कोर था? इंटरव्यू में मेरा 155 था और जैसे मैंने बताया कि चूँकि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई थी तो इस वजह से मैं कहूँगा कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन माय इंटरव्यू आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम। और यहाँ तक कि जो पहले 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो भी उनका भी मुझे जवाब नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे भी जो चीज़ मुझे मैं कहूँगा कि जिसने मेरी सक्सेस की वजह बनी वो ये थी कि मैंने वहाँ पे भी प्रेशर नहीं लिया, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई, मैंने बहुत टू द पॉइंट नॉलेज लिया हुआ है और इंटरव्यू में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो जनरल हिस्ट्री से रिलेटेड थे, यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड थे या वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड थे, जो चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने यही किया था कि अगर 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं जिनके आंसर्स मुझे नहीं आते, तो उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर मुझे आता है तो मैंने उसको प्रॉपरली पैनल को सेटिस्फाई किया। अच्छा, ठीक है। तो इंटरव्यू में मतलब आपने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आप जवाब नहीं दे सके, तो इंटरव्यू के बाद आपने क्या सोचा? जब वहाँ अंदर कमरे से बाहर निकले तो क्या सोचा कि एलोकेशन हो जाएगी, पास हो जाएगा कि नहीं? डाउटफुल ज़रूर था मैं उस पर कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। मुझे जो सेटिस्फेक्शन थी वो ये थी कि मैंने इंटरव्यूअर्स को, पैनल को प्रॉपरली हैंडल एटलीस्ट किया, मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया, मैंने कोई ब्लंडर नहीं मारा। मतलब जो आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता उस पर मैंने सिंपली ये कह दिया सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस। तो उस पर एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, एक पैनलिस्ट ने 15 to 20 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जिनके कंटिन्यूसली मुझे आंसर्स नहीं आते थे, तो और मैं कंटिन्यूसली सॉरी बोल रहा था, तो ही सेड के डोंट गिव अप टू अर्ली, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो फिर मैंने, जब उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा उसका भी मुझे आंसर नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने, उन्होंने चूँकि कहा था कि गिव इट अ ट्राई, तो मैंने उस पर चंद सेकेंड सोचा और फिर मैंने उनको कहा कि आई एम सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अच्छा नौमान, आपकी एलोकेशन जब हो गई, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आपकी एलोकेशन हो गई, तो आपने वैसे पहले बताया कि आपका ये रिएक्शन था, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपकी प्रेफरेंस थी, मतलब जिन ग्रुप्स में थी, आपको उनमें से कोई ग्रुप मिल जाएगा? मैं कहूँगा कि कोई भी इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकता है कि इवन रिटर्न भी अटेम्प्ट करने के बाद मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं डेफिनेटली क्लियर कर लूँगा, इतना एम्बिगुअस होता है। मुझे तो ये भी लग रहा था कि मे बी मेरी एलोकेशन ना हो, तो क्योंकि वही है कि यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मेरी होप्स अच्छी भी थी लेकिन मुझे ये भी था कि मे बी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है, इतना ज़्यादा लक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बिल्कुल। ऑब्वियसली जो मार्क्स मैं जिन सब्जेक्ट्स में अच्छे एक्सपेक्ट कर रहा था उन सारों में अच्छे नहीं आए, कुछ में बुरे भी आ गए, तो इस वजह से ये है कि ये डिपेंड करता है। उस टाइम पे मुझे था कि मे बी मेरी अच्छी जगह पे एलोकेशन हो जाए, मे बी ना हो। ठीक है, तो अब जब पुलिस ग्रुप में आपकी एलोकेशन हो गई है फाइनली, तो आप सेटिस्फाइड हैं अपने इस ग्रुप से? यस, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। अच्छा, तो ओवरऑल क्या आपकी, मतलब क्या टिप्स देंगे आप हमारे देखने वालों को, अभी जो भी CSS 2022 की इवन तैयारी करें एस्पायरेंट्स हमारे, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा कि अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट रखें और किसी भी चीज़ का आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी बाकी तमाम एस्पिरेंट्स से कम भी है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो यू हैव अ गुड इनफ चांस टू क्लियर इट। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये है कि वहाँ पर आप क्या डिलीवर करते हैं। आपका नॉलेज चाहे जितना मर्जी ज़्यादा है, वो आपको हेल्प आउट उस सूरत में करेगा अगर आप वहाँ पे उसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है कि आपने जो भी तैयारी करनी है वो बहुत टू द पॉइंट होनी चाहिए। प्रेशर आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इन फैक्ट, और आपने ये सोचना है कि मैंने अपना बेस्ट देना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नौमान, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होपफुली हमारे देखने वालों को भी बहुत सारी टिप्स मिली होंगी और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके आगे एलोकेशन हुई है जिस ग्रुप में, और फ्यूचर में आपके जो भी मामलात हैं उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।
जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद नौमान, जिन्होंने CSS 2021 के इम्तिहान को पास करके पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।